तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। चलिए, मेडिवल के बाद अब हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री की बात करते हैं। आज थोड़ा आधुनिक भारत का जो इतिहास है उसका परिचय करेंगे हम लोग आज। उसके बाद कल से उसके सिलसिलेवार लेक्चर होंगे। तो आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का परिचय देखेंगे कि मॉडर्न हिस्ट्री किसको कहते हैं और कितना वेटेज है। देखिए, जब हम प्रीलिम्स का सिलेबस देखते हैं तो उसमें सिलेबस में हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखा है, साफ साफ जो लिखा है वो है हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया का मतलब होता है एंशंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर। ये चार पार्ट हो जाते हैं हिस्ट्री ऑफ इंडिया के, एंशंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री, साथ साथ आर्ट एंड कल्चर, इंडियन आर्ट एंड कल्चर। तो प्रीलिम्स में अलग से आर्ट एंड कल्चर नहीं दिखाया हुआ है, मेंस में तो आर्ट एंड कल्चर लिखा है, लेकिन प्रीलिम्स के सिलेबस में आर्ट एंड कल्चर अलग से नहीं बताया हुआ है। तो हम लोगों को प्रीलिम्स के सिलेबस को के अंदर हिस्ट्री ऑफ इंडिया में ही ये सब चीज़ें हैं। तो हम आर्ट एंड कल्चर कर चुके हैं, एंशिएंट कर चुके हैं, मिडिवल कर चुके हैं। तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंप्लीट करने के लिए हमको ये करना है, मॉडर्न हिस्ट्री। एक दूसरा अलग से एक्सप्लिसिटली बताया हुआ है स्वतंत्रता आंदोलन, भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया, फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया, ये बताया हुआ है अलग से। उसी में हिस्ट्री वाले सिलेबस के आगे कॉमा लगा करके आप सिलेबस देखेंगे तो फ्रीडम स्ट्रगल बताया हुआ है, स्वतंत्रता संघर्ष बताया हुआ है। तो ये जो सिलेबस है इसको हमको समझना होगा। यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, तो हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से बताते हैं। जब हम भारत का स्वतंत्रता आंदोलन देखते हैं, फ्रीडम मूवमेंट देखते हैं, स्वतंत्रता संघर्ष देखते हैं, तो कुछ लोग उसी को मॉडर्न हिस्ट्री बोल देते हैं। जबकि स्वतंत्रता संघर्ष का सिलेबस शुरू होता है 1857 की क्रांति से। उसको हम प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष बोलते हैं, फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल बोलते हैं। और वहाँ से फ्रीडम स्ट्रगल का सिलेबस शुरू होता है और 1947 तक चलता है। तो फ्रीडम स्ट्रगल का सिलेबस साफ साफ है, 1847 से 1947, 1857 से 1947। तो ये है एक तरह का फ्रीडम स्ट्रगल, या यूँ कुछ लोग इसी को आधुनिक भारत बोल देते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री बोल देते हैं। तो ये गलती नहीं करना है, ये फ्रीडम स्ट्रगल का इतिहास है, न कि मॉडर्न हिस्ट्री। तो दूसरी चीज़, अब मॉडर्न हिस्ट्री कहाँ से शुरू होती है? तो कुछ लोग जैसे इग्नू पढ़ाता है या और दिल्ली में पढ़ाने का सिलसिला है, तो वहाँ पर लोग मॉडर्न हिस्ट्री को अलग तरीके से लेते हैं। कुछ लोग मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ाने का इस तरह से करते हैं कि प्लासी की लड़ाई हुई, जहाँ से यूरोपियंस भारत में आ गए, उसको जो है यूरोपियन के आने को जो है वो एक तरह से मॉडर्न हिस्ट्री कहा जाता है। यूरोपियंस के आने को मॉडर्न हिस्ट्री मानते हैं। कुछ लोग औरंगजेब की असली में जो मॉडर्न हिस्ट्री शुरू होती है वो लेटर मुगल से होती है, और लेटर मुगल्स जो हैं वो औरंगजेब की मृत्यु के बाद में 1707, औरंगजेब की मौत 1707 में हुई और वहाँ मेडिवल हिस्ट्री ख़त्म हो गया। औरंगजेब की मृत्यु के साथ ही मेडिवल हिस्ट्री ख़त्म हो गया, क्योंकि जो ओरिजिनल मुग़ल हैं, ओरिजिनल मुग़ल तो बाद वाले भी हैं, मुग़ल ब्लड ही हैं वो, लेकिन जो फाइटर थे और लगभग इंडिया के 75% पार्ट पर जो रूल कर रहे थे, ऑल इंडिया पे कर रहे थे। हम कहते हैं कि पूरे इंडिया पे, एंटायर इंडिया पे उनका था। तो एंटायर इंडिया हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि 75% इंडिया कवर होता था मुग़ल में। औरंगजेब के टाइम 75% भारत पे मुग़लों का शासन था, 75 पे। और जो उनके बच्चे थे औरंगजेब के, जो लड़के थे मुअज़्ज़म और आज़म और वो तमाम, जो उनमें जो झगड़ा हुआ, उत्तराधिकार की लड़ाई हुई, वॉर ऑफ सक्सेशन जो था, उसके अंदर केवल 15%
उसके बच्चे जब थे तब केवल 15% भारत पे उनका कब्जा था। तो 75% से वो 15% पे आ गए थे, इसलिए उनको हम बोलते हैं लेटर मुगल्स। और बाद में तो 15% भी नहीं रहा। एक समय तो बहादुर शाह जफर के समय तो कुछ भी नहीं था, वो लाल किले से बाहर कुछ था ही नहीं, है ना। तो आलम से पालम कहा जाता था। पालम गांव था दिल्ली में जहाँ एयरपोर्ट है अभी। तो बस दिल्ली का जो लाल किला है, वो जो दिल्ली का एयरपोर्ट है, वहाँ तक ही एक तरह से मुगल शासन रह गया था एक समय में। बाकी औरंगजेब के जाते ही एकदम से प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। तो औरंगजेब तक ही हम लोग मिडिवल मानते हैं। तो एक तो आधुनिक भारत मानने का कि कहाँ से हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास माने, आधुनिक भारत कहाँ है। तो पूरा जो अगर आप पेनोरमिक व्यू देखें उस समय का तो बहुत सारे सीन चलते हुए आपको दिखाई देंगे। मैंने पहले भी मॉडर्न हिस्ट्री के लेक्चर लिए हैं तो उसमें कई तरह के सीन बताए हैं। तो आज हम स्टोरी मॉडर्न इंडिया की पूरी एक साथ वन गो में हम लोग कोशिश करेंगे कि मैं आपको बता पाऊँ। इसमें एक तरफ यूरोपियंस आ रहे हैं, एक तरफ रीजनल पावर्स का इमरजेंस हो रहा है, उनका उदय हो रहा है, वो राइज कर रही हैं रीजनल पावर्स, क्षेत्रीय शक्तियाँ। और तीसरे में डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर जो है वो मुगल साम्राज्य का पतन हो रहा है। तो यहाँ आपको मेंस के कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे। मेंस में एक्सप्लिसिटली है, अलग से है, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया का सिलेबस अलग से दिया हुआ है। तो चूँकि अलग से है तो अलग से क्वेश्चन भी आते हैं मॉडर्न इंडिया के। और कुछ लोग मॉडर्न इंडिया में जो 75% क्रेडिट जो है वो गांधी को दे देते हैं। दरअसल फ्रीडम स्ट्रगल का तो 75% गांधी को जाता है, लेकिन पूरे मॉडर्न इंडिया का 75% गांधी नहीं है, ध्यान रखिए। तो गांधी का भारत की राजनीति में आगमन और फिर पूरा कांग्रेस के तमाम सेशन और संविधान बनने की कहानी और आंदोलन, और 3 बड़े आंदोलन हैं गांधी के, आप जानते हैं। तो असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस एंड नॉन कॉपरेशन। तो ये जो 3 बड़े आंदोलन हैं, इन 3 बड़े आंदोलन से वो कम से कम 40 साल तक एक तरह से भारत की राजनीति पे, 30 साल जो है वो लगभग छाए रहे, भारत की राजनीति पे छाए रहे। और 30 साल उन्होंने भारत की राजनीति को दी है। तो इस वजह से गांधी का की भारतीय राजनीति में स्थापना फ्रीडम स्ट्रगल का बड़ा पार्ट हो जाता है। तो कुछ स्टडी मटेरियल यहाँ हम लोग डिस्कस कर लें कि हमें क्या पढ़ना चाहिए। देखिए, मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में और फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में, दोनों के लिए थोड़ा अलग अलग स्टडी मटेरियल है। तो स्पेक्ट्रम का जो गुटका है 1000 पेज के आसपास का है, वो पढ़ा जा सकता है, काफ़ी ऑर्गेनाइज फॉर्म में है। बस ज़्यादा बड़ी बड़ी किताबें वो लोग पढ़ सकते हैं जिनको 2 साल बाद 3 साल बाद एग्ज़ाम देना है। तो वो BL ग्रोवर भी पढ़ सकते हैं, बिपिन चंद्रा भी पढ़ सकते हैं। पढ़ना भी चाहिए, एक बार तो पढ़ना चाहिए। लेकिन जो इनको इसी साल एग्ज़ाम देनी है, 2025 की एग्ज़ाम देनी है, वो लोग इनको छोड़ सकते हैं। तो वो लोग क्या करें, वो 8th ओल्ड NCERT 8th क्लास, ओल्ड NCERT 8th क्लास वो पढ़ें। ओल्ड NCERT 8th क्लास पढ़नी है। और अभी की NCERT पढ़नी है, ओल्ड पढ़नी है, तो 12वीं की NCERT, तीसरा भाग है वो आधुनिक भारत का, उसका तो तीसरा भाग पढ़ना है। तो वो 12वीं की पढ़ सकते हैं, नई वाली भी पढ़ सकते हैं, ज़्यादा बड़ी नहीं है, वो पढ़ सकते हैं। तो 12वीं की NCERT हिस्ट्री की और 8वीं की NCERT दोनों में मॉडर्न हिस्ट्री है। तो NCERT जब पढ़ने की कई लोग बोलते हैं कि हम क्या पढ़ें, तो वो आप ये कर सकते हैं। अलग से कोई बुक स्पेसिफिक पढ़ना है तो वो आप मॉडर्न हिस्ट्री आप ले सकते हैं स्पेक्ट्रम का। बाकी BL ग्रोवर पढ़ सकते हैं अगर आपको शौक है पढ़ने का। बहुत ऑप्शनल वालों को तो पढ़ना ही है, खैर जिनका ऑप्शनल है उनको तो पढ़ना ही चाहिए। और बिपिन चंद्रा भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, फ्रीडम स्ट्रगल वाला, भारत का स्वतंत्रता संघर्ष पढ़ने लायक है। बाकी तो हमारे नोट्स जो हैं वो बहुत अच्छे हैं, मॉडर्न हिस्ट्री के भी बहुत ही डीप में, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आते जनरली।
तो उनको पढ़ा जा सकता है। इसके साथ साथ हम मॉडर्न हिस्ट्री जब पढ़ेंगे तो मैंने आपको सिनेरियो बताया कि एक सिनेरियो तो ये चल रहा है कि यूरोपियंस आ रहे हैं एक के बाद एक, और रीजनल पावर्स जो हैं वो दो तरह की रीजनल पावर्स हैं। क्षेत्रीय शक्तियाँ दो तरह की थी। एक क्षेत्रीय शक्तियाँ जो लेटर मुगल के कमज़ोर होने की वजह से है, सक्सेसर पावर्स थी। जो मुग़ल सक्सेसर थे, मुग़लों के ही कभी वो गवर्नर थे कहीं किसी इलाके में, तो उन्होंने अपने आप को फ्री डिक्लेयर कर दिया। जैसे ही औरंगजेब गया तो उनको लगा कि अब कोई ज़्यादा दम नहीं, अपने खुद के सिक्के चलाना शुरू कर दिए और उन्होंने मुग़ल बादशाह को नजराना पेश करना सब बंद कर दिया, टैक्स देना बंद कर दिया। तो ये जो लोग हैं ये हैं सक्सेसर पावर। तो सक्सेसर पावर हैं। दूसरे हैं रिबेलियन पावर्स, जिन्होंने विद्रोह कर रखा था, मुग़ल शक्तियों के खिलाफ विद्रोह कर रखा था पहले से ही। उन्होंने जैसे ही जब मुग़ल कमज़ोर हुए, औरंगजेब गया, तो उसके बाद के जो मुग़ल कमज़ोर हुए तो आपने देखा होगा कि जोधपुर के राजा उधर अजीत सिंह और दुर्गादास राठौर, उन सब ने विद्रोह कर दिया था। उन्होंने बहुत समय तक सहयोग नहीं किया, उनको मनसब भी दिया गया, उनको मनाने की भी कोशिश की गई, लेकिन तो यहाँ आपको नए नए लोग मिलेंगे। सिखों में आपको गुरु गोविंद सिंह के बाद बंदा बहादुर मिलेंगे, पावरफुल आदमी हैं। उधर शिवाजी हैं, शिवाजी के बेटे हैं, फिर शाहू तक, और फिर पेशवा बालाजी विश्वनाथ और बाजीराव फर्स्ट तक। तो लेटर मुगल्स को परेशान करने वाले बहुत सारे लोग थे। एक रिबेलियन पावर्स हैं, एक सक्सेसर पावर है। तो सक्सेसर जो कि उत्तर मुग़ल काल के, वो लेटर मुग़ल जो हैं उन, लेकिन उसी समय में उन्होंने सिर उठा लिया और अपने खुद की सत्ता स्थापित कर ली। तो तीन बड़े नाम एनसीईआरटी में दिए हैं। मैं अभी उनको और डिस्कस करूंगा जब आगे हम क्लास शुरू करेंगे। तो आज मैं चूँकि पूरा इसका एक परिचय शॉर्ट में देना चाहता हूँ। तो सआदत खां, अवध में था सआदत खां, बंगाल में था मुर्शिद कुली खां, और हैदराबाद में था चिनकिलिच खां, जिसको निज़ामुल मुल्क बोला गया था। तो ये तीन बड़े ताकत थी अलग अलग क्षेत्र में। हैदराबाद, गोलकुंडा, वो जो क्षेत्र है बीजापुर और बीदर, वो पूरा उसका प्रमुख बन गया था निज़ामुल मुल्क, चिनकिलिच खां। पूरा बंगाल, उस समय बंगाल, बिहार, उड़ीसा सबको मिला के बंगाल कहा जाता था। तो उसमें बिहार भी था, बंगाल भी था, उड़ीसा भी था। इन सबको मिला करके बंगाल कहा जाता था और उसको चलाता था मुर्शिद कुली खां। और अवध का जो नवाब था सआदत खां, दोआब क्षेत्र में, गंगा यमुना, और थोड़ा सा रुहेला सरदार थे कुछ। तो ये जो थी ये क्षेत्रीय शक्तियाँ थी सक्सेसर मुग़ल वाली। बाकी तो आपने देखा ही है कि बहुत सारे रिबेलियंस हैं। राजपूताना में अलग हैं, सिखों में थे ही, और बाद में तो रणजीत सिंह रहे, तब तक तो अंग्रेज़ों ने भी हाथ नहीं डाला। लेटर मुगल्स को तो दिक्कत आती रही, लेकिन रणजीत सिंह, महाराजा रणजीत सिंह का नाम बड़ा नाम था। उससे पहले बंदा बैरागी का बड़ा नाम है सिखों में। तो हम लोगों को ये सब दिमाग में बिठाना है, ठीक है। और इसके हिसाब से फिर हम लोग एक एक का मूल्यांकन करेंगे, एक एक जगह के बारे में बात करेंगे। यूरोपियन शक्तियों में जो था एक होड़ मची थी। और थोड़ा सा मैं पृष्ठभूमि बता दूं तो भारत बहुत पहले से कुछ चीज़ों का निर्यात करता रहा है, जैसे कि कॉटन। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद भी कॉटन जो है वो बलूचिस्तान क्षेत्र में बहुत होता था, कपास। तो इसलिए कपास और कपास के द्वारा बनाए जाने वाले सूती कपड़े बलूचिस्तान के इलाके में इंडस्ट्रीज डेवलप हुई थी, और उसको सिंडोन कहा जाता था। तब उसका नाम था सिंडोन। सिंधु नदी की वजह से उसका नाम, कॉटन का नाम हुआ करता था सिंडोन, है ना। तब ये नाम नहीं आया था, इंडस रिवर नाम नहीं हुआ था, सिंधु नदी ही नाम था। और सिंधु नदी ही नाम होने से उस कपास का नाम हो गया सिंडोन, और यहाँ से वो एक्सपोर्ट होता था। इसके अलावा बहुत सारे, जैसे कॉटन के अलावा भारत से बहुत सारी चीज़ें जाती। एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ को हम लोग ले लें, जैसे वीट है, बार्ले है,
राइस है, ये तो खैर हमारे यहाँ से जाता ही था, राइस तो बाद में हुआ, लेकिन ये तो जाता ही था। लेकिन इसके अलावा एक और था इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट, वो था सिल्क। सिल्क बहुत इम्पोर्टेंट था, भारत से सिल्क जाता था। पर्ल कल्चर भारत में बहुत पहले से हो रहा था, पर्ल कल्चर। और पर्ल कल्चर इसलिए जा रहा था, मोती इसलिए बन रहे थे क्योंकि 27 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा टेम्परेचर भारत के समुद्र में, खास करके खंबात की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी और यहाँ पर 27 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा जो है टेम्परेचर रहता है समुद्र का। तो इस वजह से मोती प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता था, पर्ल प्रोडक्शन। तो स्पेशल प्रोडक्ट्स में आपको मिलेगा पर्ल और सिल्क, कॉटन, ये प्रोडक्ट्स जो है आ रहा हूँ, तो ये प्रोडक्ट्स सबसे ज़्यादा थे। दूसरी चीज़ है कि जो सबसे ज़्यादा जो डिमांड थी यूरोप में, वो थी मीट बनाने के लिए स्पाइसेस की, क्योंकि मीट को, रॉ मीट को इस तरह से पका के खाना तो उतना टेस्टी नहीं बन पाता था उनका, इसलिए वो लोग मसाले उसमें खूब डालते थे। और मसालों का उपयोग केवल खाने पीने के लिए नहीं था, बल्कि मेडिसिनल वैल्यू भी थी। तो उसकी मेडिसिनल वैल्यू भी थी, खास करके जिसको ब्लैक गोल्ड, ब्लैक पेपर कहते हैं हम लोग, एक तरह का ब्लैक गोल्ड था, कार्डेमम था। और जो काली मिर्च है उसको ममीज़ बनाने में भी उपयोग किया जाता था। तो ममीज़ के अंदर वो डीके ना हो बॉडी जल्दी, या बॉडी डीके भी हो तो अंदर से एक तरह से पेट्रिफिकेशन हो जाए और वो एक फॉसिल की तरह डेवलप हो, तो उसके लिए उसकी बॉडी में, नाक में से और उससे काली मिर्च डाला जाता था, बॉडी के अंदर पूरा भरा जाता था, तो उससे वो डीके कम हो जाता था उसका। तो काली मिर्च के कई सारे उपयोग होते थे। ये जो उपयोग होने का कारण था, यही ललचाने का कारण था, क्योंकि इसका ट्रेड जो था वो बहुत मल्टीप्लायर इफेक्ट पैदा करता था। मल्टीप्लायर इफेक्ट माने कि ये जो इंडिया में अगर वो 1 रुपए का कोई स्पाइसेस है, तो वो अरब देश के माध्यम से होता हुआ जाता था, खास करके कॉन्स्टेंटिनोपल से होके जाता था। कॉन्स्टेंटिनोपल इन दिनों में हम लोग बोलते हैं इस्तांबुल। पहले जब वो क्रिश्चियन लोगों के पास था, जब यूरोपियंस के पास था, तो हम उसको बोलते थे कॉन्स्टेंटिनोपल। अब उसका नाम, जब ऑटोमन टर्क्स ने उसको लिया, तब से उसका नाम हो गया इस्तांबुल। तो इस्तांबुल जो है वो, वहाँ से लगभग उसका प्राइस हो जाता था 25 रुपीज़। तो 1 रुपीज़ इस्तांबुल जाके, कॉन्स्टेंटिनोपल जा कर के एक तरह से हो जाते थे 25 रुपीज़। और आपने शेक्सपियर का वो जो नाटक वो देखा होगा, मर्चेंट ऑफ वेनिस। तो वेनिस का मर्चेंट, वेनिस का व्यापारी, तो वेनिस इटली में है। और जब हम बात करते हैं तो कि आप स्विट्ज़रलैंड, जिनेवा, तो वो जिनेवा तक पहुँचते पहुँचते, यानी कि अब वो जा रहा है, आपका जो माल है वो कॉन्स्टेंटिनोपल जा रहा है, अरब देशों में जा रहा है, अरब देशों से कॉन्स्टेंटिनोपल जा रहा है, कॉन्स्टेंटिनोपल जा कर के वो 40-50 रुपया हो गया, ऊपर जा कर के वेनिस गया, इटली में गया, इटली से एक तरह से स्विट्ज़रलैंड गया, और ऊपर अंग्रेज़ों तक पहुंचा, उधर पोर्तुगाल तक पहुंचा, तो वो 100 रुपये हो जाता था लगभग। तो 1 रुपया 100 रुपये में बदल जाते थे। तो इतना ज़्यादा अंतर था, तो ये लोगों को बहुत ललचाया कि क्यों ना इसका व्यापार किया जाए, क्यों ना इसका व्यापार किया जाए। तो जो पोर्तुगाल का जो किंग था, उसने सबसे पहले ऐसे साहसिक अभियानों की बात की। और बार्थोलोमेव को, उसको जो आप शुरुआत के लोगों को देखते हैं, तो केप ऑफ गुड होप, उस समय केप ऑफ उसको नहीं बोलते थे, है ना। तो आशा अंतरिक्ष से, वहाँ से वास्को डी गामा ही क्रॉस कर पाया था, बाकी लोग वहीं अटक जाते थे। और कोलंबस जो है वो वहाँ जाके अटक गया, वेस्ट इंडीज़ में जाकर के अटक गया। तो वो साउथ अमेरिका और वो जो मिडिल अमेरिका है लगभग, वहाँ जाकर के अटक गया। तो वो खोजने निकला था, ये साहसिक अभियान शुरू हुए थे, करेजियस ऐसे अभियानों पे चले थे, इम्पेडिमेंट पे गए थे। क्यों गए थे? क्योंकि वो चाह रहे थे कि ये ट्रेड करें।
और लास्ट में वास्को डी गामा सफल हुआ। तो यूरोपियंस के आने का जो तरीका है, बहुत बाद में फ्रेंच आए थे, बहुत बाद में फ्रेंच आए थे, लेकिन जो कर्नाटक जिस इलाके को बोलते हैं, पौंडीचेरी और ये जो हिस्सा है, इन सबको पुदुचेरी, जिसको हम लोग अभी बोलते हैं पुदुचेरी, यहाँ पर आकर के फ्रांसीसी रुके थे। तो ये सभी के सभी लोग अपने महान अभियानों के लिए निकले थे, कमाई करने के लिए, व्यापार करने के लिए, और ये व्यापारी बन कर के आए। लेकिन यहाँ आकर के उन्होंने जब यहाँ का देखा कि यहाँ के लोग बड़े कमज़ोर है और बहुत आसानी से एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं, इनको आपस में लड़ाया जा सकता है, तब उन्होंने धीरे धीरे अपनी सेना डेवलप की। तो एक तरफ मैंने आपको बताया कि रीजनल पावर्स दो तरह की हैं, एक रिबेलियन पावर्स हैं, एक सक्सेसर पावर हैं, दोनों उठ रही हैं। दूसरी तरफ मुगल्स जो हैं वो अपनी अंदरूनी कलह से डूब रहे हैं। वहाँ ईरानी तुरानी गुट बन गए हैं, दो तरह के गुट बने हैं, ईरानी और तुरानी गुट। एक गुट जो है वो इंडियन मुसलमानों का है, यानी काफ़ी समय से वो आए हुए मुसलमान हैं, यानी कन्वर्टेड मुसलमान है, इंडियन मुसलमान ही हैं एक तरह से। यहीं की कुछ जातियाँ थी तो उनको कन्वर्ट कर दिया गया। दूसरे जो मुसलमान हैं वो एक तरह से बाहर से आए हुए लोग हैं, ईरान से, और तो वो जो लोग हैं वो अपने आप को उच्च स्तर का मुसलमान मानते थे, यहाँ के मुसलमानों को थोड़ा सा निम्न मानते थे। तो दरबारों में जो कोर्ट थे, एक तरह से हम उनमें इन्हीं का दबदबा था। तो ये आपस में झगड़ते थे और यही अपने पसंद का बादशाह बिठाना चाहते थे, मुग़ल बादशाह बिठाना चाहते थे। उस होड़ में बहुत सारे मुग़ल बादशाहों के साथ प्रयोग हो गए, है ना। तो उसमें सैयद ब्रदर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप शॉर्ट नोट लिखना चाहें तो सैयद ब्रदर्स पे लिख सकते हैं। हम थोड़ा और डीप में कोशिश करूँगा मैं बताऊँ जब मैं आपको, तो अभी तो मैं थोड़ा सा मॉडर्न हिस्ट्री का एक परिचय देना चाहता हूँ ताकि आपका इंटरेस्ट जगे उसमें कि क्यों पढ़ते हैं इसको। और इसी बीच में आप देखते हैं कि जो एक बहुत बड़ी पावर आई है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से आई है। और टॉमस रो जहांगीर से मिला था और उसके बाद एक रास्ता खुला था और उन्होंने धीरे धीरे अपनी एक फ़ौज बना ली और भारत में जो अपनी कोठी बनाई उन्होंने उसका फोर्टिफिकेशन कर लिया, किला बनाने की अनुमति ले ली। तो उन्होंने किला बना लिया और इस पूरी कार्रवाई में अंग्रेज सबसे ताकतवर, जबकि पोर्तुगीज़ काफ़ी समय से थे, शाहजहाँ के टाइम भी थे, जहांगीर के टाइम पे भी पोर्तुगीज़ थे, और पुर्तगाली लोगों ने बहुत अच्छे से समुद्र पे कब्जा कर लिया था। वो लगभग सभी से टैक्स लेते थे। आपने भारत एक खोज देखा होगा तो एक पूरा एपिसोड इसी के ऊपर है कि कैसे बादशाह को टैक्स पहुंचाया जाता था, मतलब बादशाह को भी टैक्स देना पड़ता था, पुर्तगालियों को टैक्स पहुंचाया जाता था, बादशाह भी टैक्स देते थे। तो उनको भी अगर अपना जहाज़ समुद्र से सुरक्षित ले जाना है, ठीक है, तो ऐसा है कि जैसे मान लीजिए कोई चौकीदार जो है वो चोरी ना हो इसके लिए आपसे फीस मांग रहा है, और अगर आप फीस नहीं देंगे तो खुद भी चोरी कर सकता है, ताकि आपको सबक लगे कि तुमने हमको पैसे नहीं दिए, देखो चोरी हो गई ना। तो वैसा ही उस समय में पोर्तुगीज़ करते थे। तो सब लोग उनसे छुटकारा पाते थे, ये लो भाई तुम्हारी फीस, हमारा जहाज़ सुरक्षित होना चाहिए, हमारा माल सुरक्षित पहुंच जाना चाहिए। तो ये पोर्तुगीज़ पावर तो केवल और केवल गोवा और उसके आसपास कुछ गुजरात के समुद्री तटों तक रह गया, लेकिन जो अंग्रेज़ थे उनका लक्ष्य जो है वो कोई दूसरा था। उन्होंने खास करके क्लाइव के समय आकर के उन्होंने बंगाल को अपना, जहाँ मुर्शिद कुली खान ने अपना वो किया था, उसके बाद अली वर्दी खां, और लास्ट में जो एक छोटा बच्चा था 18-19 साल का सिराजुद्दौला, तो वो उतना पावरफुल नहीं था जितना अली वर्दी खां थे, और जितना उसमें भी सक्सेशन की लड़ाई थी पूरी की पूरी। तो उस लड़ाई का फ़ायदा उठाया क्लाइव ने, और उसके पहले सिराजुद्दौला से गलती हो गई जिसको हम ब्लैक होल इंसिडेंट कहते हैं। और ब्लैक होल इंसिडेंट में बहुत सारे अंग्रेज़ लोगों को एक ही छोटे से कोठरी में बंद कर दिया और दम घुट करके कुछ लोग मर गए। उससे क्लाइव नाराज़ था और उसका कैप्टन वाटसन, तो वाटसन और क्लाइव जो है फोर्ट सेंट जॉर्ज मद्रास के वहाँ पर देखते थे सुरक्षा का काम ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से। तो उन्होंने अपनी दूरदर्शिता दिखाते हुए बंगाल की तरफ कूच किया, और बंगाल में आप जानते हैं कि जो कुछ पावर थी वो मीर जाफ़र के साथ जुड़े हुए थे कुछ लोग,
ठीक है। तो इसलिए हम जब जयचंद की बात करते हैं तो मीर जाफर की बात करते हैं, तो अधिकांश आप देखते हो भारत में एग्जाम्पल दिए जाते हैं कि मीर जाफर निकला, गद्दार को बोला जाता है मीर जाफर, ये जयचंद है ना। तो मीर जाफर का मतलब ये है कि, तो ये जो परिचय है यहाँ, ये टर्निंग पॉइंट है, हिस्ट्री का टर्निंग पॉइंट है 1757 प्लासी की लड़ाई। एक टर्निंग पॉइंट मैंने बताया था, औरंगजेब की मृत्यु 1707, ठीक है। और दूसरा टर्निंग पॉइंट है आपका ये 1757 प्लासी, बैटल ऑफ प्लासी, ये टर्निंग पॉइंट है। यहां से जो मूव हुआ अंग्रेजों का, वो रूलर्स की तरह हो गया। जनरली टैक्स वसूल करने का जो काम है वो कोई ट्रेडर्स नहीं कर सकते हैं, व्यापारी टैक्स नहीं वसूल सकते हैं, व्यापारी मुनाफा कमा सकते हैं। मुनाफा कमाने में क्या चीज़ होता है, मुनाफा किसको कहते हैं, उसमें एक प्राइस होती है जो बढ़ी हुई होती है और आपको एक वस्तु उसके बदले देनी पड़ती है, सर्विस देनी पड़ती है या फिर गुड्स देना पड़ता है। तो गुड्स एंड सर्विसेज के बदले जो आप ज़्यादा पैसा लेते हैं वो एक तरह से मुनाफा है, वो आपकी कमाई है। लेकिन टैक्स के बदले आपको कुछ नहीं देना होता है, टैक्स के बदले आपको कुछ देना नहीं है, टैक्स आप वसूल कर सकते हैं। तो टैक्स वसूल करने का अधिकार उसको है जो जनता से टैक्स वसूल कर रहे हैं, व्यापारियों से टैक्स वसूल कर रहे हैं। तो आप जनता को सुरक्षा दे रहे हैं, व्यापारियों को सुरक्षा दे रहे हैं कि आप यहाँ व्यापार कर सकते हो, आपको कोई परेशान नहीं करेगा। आपके साथ यदि कोई दगाबाजी होती है, आपके साथ यदि कोई दिक्कत आती है तो हम लोग हैं, क्योंकि आप हमको टैक्स देते हो। लेकिन अंग्रेज ऐसा तो कुछ करते नहीं थे जनता के लिए, जो रूलर्स करते थे हमारे, मुगल भी करते थे। हमारे जो राजा थे, जैसे शिवाजी थे, तो शिवाजी प्रजा को आश्वासन देते थे कि मेरे राज्य में आप सुखी रहोगे। महाराणा प्रताप सुरक्षा की आश्वासन देते थे कि आप सुखी रहोगे। तो राजपूत राजा हों, चाहे वो मराठा राजा हों, चाहे वो सिख राजा हों रणजीत सिंह के रूप में, चाहे वो मुगल हों या फिर नवाब हों, चाहे निज़ाम हों, ये अपनी रियाया को, अपनी जनता को एश्योर करते थे कि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आनी है, आप हमारे भरोसे रहिए, आप हमको टैक्स दे दीजिए, फिर बेफिक्र रहिए, मस्ती से आप अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं। व्यापार करना है व्यापार कर सकते हैं, खेती करना है खेती कर सकते हैं। लेकिन एक जो टैक्स बनता है, क्योंकि आपको कोई लूटेगा नहीं, उसकी गारंटी हम लेते हैं। अंग्रेज तो ऐसा करते नहीं थे। क्लाइव ने एक नई व्यवस्था शुरू की एक तरह से, और वो व्यवस्था एक तरह का पूरा चेंज कर दिया उसने, वो रूलर की तरह बिहेव करने लगा। तो इसलिए फ्रांसीसियों का आना और पोर्तुगीज़ का आना और अंग्रेज़ों के आने में अंतर है। अंग्रेज़ों का आना उनको स्थापित करता है भारत में रूलर्स के रूप में, और वो रूलर बन गया एक तरह का। और बाद के लोगों ने तो आपने देखा कॉर्नवालिस कोड और तमाम हेस्टिंग्स, और फिर हम परमानेंट सेटलमेंट की बात करते हैं जो बंदोबस्त वाली बात होती है। 3 तरह के, रैयतवारी, महलवारी और परमानेंट सेटलमेंट, 3 तरह के लैंड सेटलमेंट शुरू हुए। वो अंग्रेज़ों ने लैंड सेटलमेंट भी कर दिए जो टोडरमल किया करता था, अकबर के 9 जेम्स में आता था। और टोडरमल तो राजा के बिहाफ पे करता था, अकबर के बिहाफ पे करता था, बादशाह की तौर पे करता था। तो मुग़ल बादशाह तो भारत का बादशाह था, और वो भारत का बादशाह होने के नाते सब लोगों से टैक्स लेता था, तो लैंड सेटलमेंट भी कर सकता था, क्योंकि विदाउट सेटलमेंट के आप टैक्स कैसे लेंगे? आखिर किससे कितना टैक्स लेना है, इसका हिसाब रखना ही तो सेटलमेंट है, कि आपके पास ज़मीन कितनी है, कितनी ज़मीन का कौन मालिक है, और कब तक है, और कितना प्रतिशत टैक्स बनेगा, और कब वो जमा कराएगा। ये पूरा जो कार्रवाई है यही सेटलमेंट कहलाता है, यही बंदोबस्त है। हमारा डिपार्टमेंट है मध्य प्रदेश में, सेटलमेंट डिपार्टमेंट। वही भूमि का नाप चौक और सब रखता है, अपने नक्शे वक्शे की सब उसी के पास सबसे ज़्यादा है। पहले तो पूरा जो है SLR बोलते थे, और SLR सुपरिटेंडेंट ऑफ लैंड रिकॉर्ड, तो लैंड रिकॉर्ड का अलग से ही एक ऑफिसर होता था। अब आजकल वो काम तहसीलदार को और उसी को कर दिया, अब तो साइबर तहसील है और उस तरह से है। तो ये आपको, अब हम लोगों को जो पढ़ेंगे अब हम लोग, तो लैंड सेटलमेंट पे फोकस करेंगे। अभी मिडिवल में हमने जो लैंड सेटलमेंट देखा वो सल्तनत काल वाला देखा, मुग़ल कालीन देखा। अब हम आधुनिक काल में जो लैंड सेटलमेंट देखेंगे वो अंग्रेज़ों का लैंड सेटलमेंट है, ब्रिटिशर्स ने लैंड सेटलमेंट किया है।
और 3 तरह का किया है, परमानेंट सेटलमेंट, मालवाड़ी सेटलमेंट और रैयतवाड़ी सेटलमेंट। तो ये 3 तरह की चीज़ें हुई और बहुत बड़ा परिवर्तन उसकी वजह से आया। कुछ वॉर हुए हैं, वॉर के बजाय वो कॉन्स्पिरेसी कहेंगे हम लोग। प्लासी तो पूरी तरह से कॉन्स्पिरेसी था, एक तरह का षड्यंत्र था। जगत सेठ मिल गया था, राय दुर्लभ मिल गया था, अमीर चंद मिल गया, वही हैं जो जिनको जगत सेठ की उपाधि थी अमीर चंद के लड़के को, और मीर जाफ़र था। और फिर बक्सर की लड़ाई आती है, तो बक्सर फिर मीर कासिम जो उसका दामाद उसमें बन गया, और फिर वहाँ पर जो है मुग़ल सम्राट को भी ले लिया था, शाह आलम को भी उसमें ले लिया था। तो मुग़ल सम्राट को भी वंचित कर दिया था। तो काफ़ी समय से इलाहाबाद केंद्र बन गया था। जब आप बक्सर की लड़ाई के बाद देखेंगे तो इलाहाबाद बहुत बड़ा केंद्र है। इसलिए आप जब देखोगे कि जब दिल्ली दरबार लगा रहा है वो, तब वो विक्टोरिया को इलाहाबाद में बुला रहा है। इलाहाबाद में दिल्ली दरबार लगा था। तो इलाहाबाद में जो है दिल्ली दरबार नहीं, वो क्वीन का दरबार लगा था, विक्टोरिया का। उसका स्वागत किया गया था 1858 में। जब 1858 में दिल्ली दरबार हुआ, वो एश्योर करने के लिए आई थी महारानी। तो ये जो सारा, और अब आप देखेंगे कि 1857 आते आते तो 75% इंडिया जो पहले औरंगजेब के कब्जे में था 1707 तक, उतना अब अंग्रेजों के कब्जे में चला गया। अंग्रेज 75% इंडिया के रूलर बन गए। बहुत बड़ा परिवर्तन था। और इस परिवर्तन के बाद जो सबसे बड़ी चीज़ हुई वो थी 1857 की क्रांति, क्योंकि 1849 से लेके 1848 से लेकर के 1856 तक उदयपुर, सतारा, झांसी, जैतपुर, ऐसे 6-7 राज्य जो हैं वो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का शिकार हो गए। और यहाँ के शासकों में, यहाँ के जो रूलर्स थे, उनमें एक असुरक्षा की भावना आ गई कि हमारा राज्य कभी भी अंग्रेज छीन सकते हैं। इसलिए बहुत सारे शासक जो थे वो चिंतित थे। और एक चिंगारी वहाँ हो गई जब बंगाल में, बैरकपुर में, जहाँ मंगल पांडे थे, वहाँ एक चिंगारी ने ये काम किया कि उससे पहले की जो राइफल होती थी वो ब्राउन बेस राइफल जो होती थी, उसका कारतूस डिफरेंट था। लेकिन रॉयल एनफील्ड जब आई नई राइफल, तो उसका जो कारतूस था उस पर एक रेपर लगा रहता था, उसको मुंह से छीलना पड़ता था। और वो रेपर जो है वो चर्बी से था, और वो जो फेट था वो गाय का फेट था और सुअर का फेट था। तो पोर्क था, पोर्क मटेरियल से बना था और बीफ से बना हुआ था, और वो चर्बी से बना था, यानी उसके फेट से बना था, ताकि वो आसानी से खोला जा सके और उसको वो खराब न करे बारूद को। तो एक्सप्लोसिव सुरक्षित रहे उसके अंदर और आसानी से वो खुल जाए, इसके लिए उसमें चर्बी लगाई जाती थी। और ये बात जब पता चली हिंदू और मुसलमानों को, तो गाय तो बहुत पवित्र है और उसका जो मांस है यानी कि बीफ, उसको खाना या मुंह में लेना अपने आप में एक सीन है। कोई सोच भी नहीं सकता उसके बारे में कि कोई ऐसा कर सकता है हिंदू होकर के। तो ये जो हिंदू सैनिक थे उनके लिए बहुत दुख की बात हुई। उनको बहुत गुस्सा आया, और गुस्सा मामूली तरह का विद्रोह नहीं था कि केवल उन्होंने मना कर दिया हो। कि मंगल पांडे उससे भी बढ़ करके उसने जो है फायरिंग कर दी। ठीक है, उसमें कोई उस तरह से मरा नहीं, लेकिन आपने भारत एक खोज देखी है, सीरियल देखिए, या फिर मंगल पांडे मूवी देखी होगी आमिर खान वाली, तो उसमें आपने देखा होगा। तो मुसलमानों ने विद्रोह कर दिया क्योंकि उनके उसमें भी हराम माना जाता है, बेकार माना जाता है पोर्क को, उनके फूड का हिस्सा नहीं है पोर्क। तो वो मांसाहारी होते हुए भी मुसलमान जो है उसको बेकार मानते हैं, पिग को। तो ये दोनों के लिए एकता का काम भी किया उसमें, और दोनों मिलकर के, और तमाम रूलर्स, उनका इनडायरेक्ट सपोर्ट। तो ये जो है क्रांति बहुत बड़ी क्रांति का रूप ले लिया, अखिल भारतीय स्वरूप बन रहा था। हालांकि महाराष्ट्र में उतना नहीं था, लेकिन अखिल भारतीय नॉर्थ इंडिया में पूरा नॉर्थ इंडिया, बंगाल तक 1870। यहाँ से आपको फ्रीडम स्ट्रगल पढ़ना है।
ये फ्रीडम स्ट्रगल आएगा। मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर ही फ्रीडम स्ट्रगल यहाँ से माना जाएगा 1857 से, क्योंकि इसको हम फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल वीडी सावरकर बोलते हैं। वीडी सावरकर की बुक है फर्स्ट, और ये किताब जब वीडी सावरकर ने लिखी फ्रीडम स्ट्रगल के ऊपर, इसी को फिर भगत सिंह ने और उधम सिंह ने और तमाम क्रांतिकारियों ने पढ़ा और वो क्रांतिकारी बने थे। तो वीडी सावरकर को पढ़ करके बहुत लोग क्रांतिकारी बने थे। तो क्रांतिकारियों का जो जत्था, अभिनव भारत, मित्र मेला, ये सब लगते थे, है ना। जब गांधी भारत में नहीं आए थे तब वीडी सावरकर की जो किताब थी वो वायरल थी, ठीक है। तो गांधी से ज़्यादा पॉपुलर थे एक समय में क्रांतिकारियों के बीच में, लेकिन जब गांधी आए तो गांधी ज़्यादा पावरफुल हो गए क्योंकि वो रिप्लेस कर गए। तब उतने वीडी सावरकर प्रसिद्ध नहीं रहे। तो गांधी ने एक तरह से एक्लिप्स का काम किया है उनके, हाँ, ठीक है। तो ये चीज़ जो है, आप यहाँ अंग्रेजों का उद्भव और अंग्रेजों का पावरफुल बनना, तो प्लासी एक लड़ाई है, और अलावा फिर थोड़ा सा 1789 हम जो जानते हैं कि वो फ्रांस की क्रांति। तो फ्रांस में डेमोक्रेसी का आना और पुराने क्लर्जी और पुराने जितने भी रूलर्स हैं उन सब का चले जाना, लुई उनका जो वहाँ का क्राउन होता था उन सब का ख़त्म हो जाना, और वहाँ डेमोक्रेसी का इमरजेंस, ये उल्टा हो गया, फ्रांस के लिए नुकसानदायक हो गया। क्योंकि जब डेमोक्रेसी आती तो डेमोक्रेटिक सेटअप में डिसीजन मेकिंग थोड़ा स्लो हो जाता है, क्योंकि फिर रेड टेपिज्म हो जाता है। क्योंकि आप डेमोक्रेसी में हैं तो कोई भी डिसीजन जो है वो प्रॉपर एकदम, कोई भी डिसाइसिव नहीं होता, एकदम से डिसीजन लेने की स्थिति में कोई भी नहीं होता। खास करके डुप्ले तक ठीक ठाक था, डुप्ले के बाद में स्थितियाँ ये रही कि वो कागजों में, फाइलों में एक तरह से बंद हो गया। हमें डिसीजन, क्लाइव को खुली छूट थी, क्लाइव को खुली छूट थी, डुप्ले को उतनी छूट नहीं थी। डुप्ले को तो फिर भी थी, लेकिन बाद के काउंट डी लाली और जो दूसरे गवर्नर थे उनको छूट नहीं थी। तो उसका नुकसान ये हुआ कि फ्रांसीसी पिछड़ गए इस वॉर में, जिनको तीनों कर्नाटिक वॉर हम बोलते हैं, फिर वॉन्डिवॉश की लड़ाई, और फाइनली फ्रांसीसी बैकफुट पे थे, अंग्रेज आगे थे, पोर्तुगीज़ अपना कोस्टल एरिया में ही लिमिटेड थे। तो पूरा इनलैंड एरिया में ब्रिटिशर्स ने अपनी सत्ता कायम की और उन्होंने अपना एम्पायर खड़ा किया, और साथ साथ फोर्टिफिकेशन और पूरी उनकी फौज तैयार हो गई। और बड़ी क्रांति जो की है, वो बड़ा जो दबदबा जो कायम किया है वो वेलेस्ली ने भी कर दिया था। वेलेस्ली ने सब्सिडियरी अलायंस शुरू किया था। तो वेलेस्ली का सब्सिडियरी अलायंस हम लोग बहुत डीप में पढ़ सकते हैं। मैं तो यहाँ आपको होमवर्क के तौर पे देता हूँ, तो आज मैं कोशिश करूँगा कि एक वन गो स्टोरी है, तो इसमें आप सब चीज़ें नोट करते जाएं, है ना। बाकी पढ़ेंगे हम लोग अलग अलग, है ना, सेगमेंटेड पढ़ेंगे भी सही। तो वेलेस्ली का यहाँ शिकार आपको दिखाई पड़ेगा टीपू सुल्तान। तो हैदर अली, टीपू सुल्तान, मैसूर। मैसूर एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट स्टेट है जिसको फ्रीडम स्ट्रगल में पढ़ा जाता है। फ्रीडम स्ट्रगल में इसलिए पढ़ा जाता है क्योंकि मैंने आपको बताया कि फ्रीडम स्ट्रगल में तो नहीं पढ़ा जाएगा इसको, लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा जाता है, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री का हिस्सा इसलिए माना जाता है क्योंकि अंग्रेज़ों से सीधी भिड़ंत होती थी उसकी। और फाइनली जो हम मैसूर वॉर, चार मैसूर, एंग्लो मैसूर वॉर है, तो 4 एंग्लो मैसूर वॉर है, उसमें जो चौथा है फाइनली श्रीरंगपट्टनम, और 1799 में टीपू सुल्तान की डेथ हो जाती है, हत्या हो जाती है, यानी युद्ध में मारे जाते हैं। लेकिन वो एक किसी साजिश का शिकार थे। ठीक यही सिखों के साथ है, 2 एंग्लो सिख वॉर आपको मिलेंगे, 2 एंग्लो सिख वॉर। हाँ, रणजीत सिंह तक तो ठीक है, लेकिन रणजीत सिंह के बाद आपको 2 वॉर आपको मिलेंगे, और वो है 1842 और 49 के आसपास वाले 2 वॉर हैं, एंग्लो सिख वॉर। तो आपको इसी बीच में आपको मॉडर्न हिस्ट्री में 2 आक्रमण भी हैं, एक नादिर शाह का आक्रमण है, एक मोहम्मद शाह अब्दाली का है, पानीपत की तीसरी लड़ाई है। तो ये सीन अभी हम लोग देखेंगे। तो अब आप देख रहे होंगे कि कई सारे प्लेटफॉर्म पे काम हो रहा है, मॉडर्न हिस्ट्री में कई तरह के सीन चल रहे हैं, ठीक है। इन सारे सीन पे हम लोगों को काम करना है। फिर देखिए, अब बहुत सारा हिस्सा जो है वो 1857 की क्रांति का अंग्रेजों के पास ही आ गया है। मैंने बताया 75% 1857 की क्रांति तक 75। अब ब्रिटिशर्स
खास करके क्वीन विक्टोरिया को ये पता था कि अगर हमने ये जताने की कोशिश की कि हम एनेक्सेशन करने वाले हैं इंडिया का, और एक के बाद एक हमारे पास राज्य आएंगे और हम उनको एनेक्स करते जाएंगे, और अगर हम ऐसा करेंगे तो फिर लोग विद्रोह और कर देंगे, 1857 जैसे और भी विद्रोह होंगे। तो जब वो भारत आई तो उन्होंने सबसे पहले यही एश्योर किया कि हम भारत के किसी भी राजा महाराजा को परेशान नहीं करने वाले, सबके पावर बने रहेंगे, सबकी सॉवरेंटी बनी रहेगी, हम किसी को एनेक्स नहीं करने वाले, हम किसी को नहीं जोड़ रहे हमारे इसमें। एक तो ये किया। दूसरा उन्होंने ये कहा कि आप सबके कल्चर का और रिलीजन में हम कोई इंटरफेयर नहीं करने वाले, आपका कल्चर और रिलीजन जो का त्यों रहेगा, हमारा कोई इंटरफेयर उस कल्चर रिलीजन में नहीं रहेगा। तीसरी चीज़ उन्होंने ये की कि सभी भारतीय और सभी मनुष्य बराबर हैं एक तरह से, तो हम भारतीय लोगों को भी मौका देंगे कि वो सिविल सर्विसेज में आएँ। अगर वो अधिकारी बनना चाहते हैं तो वो परीक्षा में शामिल हो सकते हैं और उनके लिए कोई रोक टोक नहीं है, वो आएँ और सिविल सर्विसेज की परीक्षा दें, यहाँ पे रहें। तो ये जो बड़े परिवर्तन थे जो उसने घोषणा की, पर्दे के पीछे कहानियाँ और है, ठीक है। अच्छा, इसी बीच में यहाँ तक मैं एक और सीन और लेके आना चाहता हूँ। एक सीन और है कॉन्स्टिट्यूशन के बनने का, लॉ के बनने का। इस बीच में ये जो सब हो रहा है, इस बीच में कानून भी बनना शुरू हो गया। और मैंने बताया था कि प्लासी की लड़ाई के बाद में 1757 के बाद में जब क्लाइव ने बहुत सारा गिफ्ट ले लिया, लोगों से बहुत गिफ्ट ले लिया, तो ये गिफ्ट लेकर के, बहुत सारा पैसा लेकर के जब वो ब्रिटेन गया तो लंदन में जाकर के उसकी एक अलग ही धाक हो गई। तो युवा वर्ग जो वहाँ का था वो फैन हो गया क्लाइव का। क्लाइव का था कि कैसे भी करके पैसे वाला बनना है, जैसा उसने अपनी स्टोरी बताई। तो वहाँ के न्यूज़पेपर में और वहाँ कहानियाँ चलती थी क्लाइव की कि क्लाइव ने कैसे बेवकूफ़ बनाया, बंगाल में सत्ता हासिल कर ली, अब वो टैक्स लगाता है, राजा की तरह वहाँ रहता है। तो क्लाइव जब इतना पैसा लेकर के वहाँ गया, एक बार गया फिर आया, एक बार गया फिर आया, तो ये जो दो बार जो उसका आना हुआ और जाना हुआ, इस बीच में लोगों को क्लाइव रट गया कि सफलता लेनी है तो क्लाइव जैसे लेनी है। लोग उसको रोल मॉडल मानने लगे, और युवा खास करके। तो ये जो चीज़ थी, वहाँ के पढ़े लिखे लोगों और वहाँ के जो सांसद थे, वहाँ के जो वहाँ जो सदस्य थे वहाँ इसके पार्लियामेंट के, उनके लिए वो एक चिंता की बात थी। उनका चिंता ये था कि हमारा जो यूथ है वो करप्शन के प्रति अट्रैक्ट हो रहा है, झूठ बोलना, धोखा देना, चोरी करना और किसी की संपत्ति छीनना, ऐसी अनएथिकल चीज़ों को वो प्रमोट करना चाहता है। और क्लाइव का जो हीरोइज्म है वो उनको अट्रैक्ट करता है। तो क्या कर सकते हैं हम लोग ऐसा कि इसको हम रोकें, युवाओं को रोकें? तो उन्होंने जब कंपनी की वो ये चर्चा तो वहाँ के बुद्धिजीवियों में, प्रोफेसर में, जो भी स्कूल कॉलेज में पढ़ाते थे, टीचर बुजुर्ग थे, जो सब अपने बच्चों को सिखाते थे कि तमीज़ से रहो, ढंग से रहो। अंग्रेज़ों को जेंटलमैन माना जाता था ना, तो वो जो जेंटलमैन वाली इमेज है वो गड़बड़ हो रही थी कि अब जेंटलमैन तो बचे नहीं, इसलिए अब अंग्रेज़ों को बोलते हुए सुनते हैं ना, लेडीज़ एंड जेंटलमैन। तो जेंटलमैन बोल रहे हैं मतलब आप भद्र आदमी हैं, मतलब आप समझदार आदमी हैं। जेंटलमैन ऐसे चोर उचक्के को कैसे बोल देंगे, जेब काटने वाले को कैसे बोल देंगे, धोखा देने वाले को जेंटलमैन कैसे बोल देंगे? तो वो अपनी इमेज से डरे हुए थे। तो उनको था कि एक मौका हमको मिलना चाहिए, और वो मौका उनको दिया क्लाइव ने। क्लाइव ने जो माहौल बनाया, उस माहौल की वजह से बाद के जितने ब्रिटिश ऑफिसर्स और ट्रेडर्स आए भारत में, तो वो अपना खुद का भी ट्रेड करने लगे। वो क्या करते थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी का माल तो लेके आते ही थे, साथ साथ जहाज में अपना भी माल रख लाते थे कि हम भी कुछ मुनाफा भारत में बेच के कमा लेंगे। तो पर्सनल ट्रेड भी करने लगे वो। जब पर्सनल ट्रेड करने लगे तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ गया, और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ये था कि अपन अपना माल बेचें या कंपनी का माल बेचें। तो राष्ट्रहित सर्वोपरि तो था नहीं, तो क्योंकि कंपनी तो कंपनी थी, वो कोई राष्ट्रहित वाली बात तो नहीं थी। लंदन को तो हम जैसे भारत माता बोलते हैं, लंदन माता तो बोलते नहीं हैं। तो गद्दारी करने में उनको ज़्यादा कुछ देर लगी नहीं, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ ही गद्दारी शुरू कर दी, और लोगों से जो है बहुत सारा जो है गिफ्ट ले लिया।
यहाँ के राजाओं से गिफ्ट लेने लगे और अपना खुद का माल बेचने लगे। तो कंपनी की बिक्री पे ध्यान नहीं गया, तो कंपनी अच्छी खासी घाटे में चली गई। और ईस्ट इंडिया कंपनी जब पहली बार घाटे में गई तो वहाँ की संसद में एक तरह का वोट एंड अकाउंट आया, लेखानुदान आया कि कंपनी घाटे में हमारे देश की, और वो अब सरकार से कुछ सहायता मांग रही है। यानी जैसे हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अगर किसी को मदद करे, लोन दे, तो उसको लोन की ज़रूरत है, कंपनी को लोन की ज़रूरत है। और जब ईस्ट इंडिया कंपनी को लोन की ज़रूरत पड़ी तो उसने शिकंजा कस दिया सरकार ने। अच्छा, हम लोन तुमको देंगे क्योंकि तुम हमारे देश की कंपनी हो, लेकिन हमारी कुछ शर्तें होंगी। उसको बोलते हैं हम रेगुलेटिंग एक्ट। यहाँ से कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत हुई, बर्थ ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन, रेगुलेटिंग एक्ट। तो हम रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के 26 जनवरी 1950 को जो कॉन्स्टिट्यूशन वाला डे मनाते हैं, ये पूरी कहानी कॉन्स्टिट्यूशन के बनने की कहानी है। तो एक तरफ मॉडर्न हिस्ट्री में मैंने आपको बताया एक और सीन क्रिएट हो गया, एक और थिएटर आप यहाँ पर देखेंगे। तो थिएटर में जो पर्दा गिरता है और दूसरा पीछे पर्दा लगता है, तो दूसरा सीन जंगल का सीन हो गया, अदालत का सीन हो गया, फॉरेन का सीन हो गया, नाव का सीन हो गया। तो पीछे सीन लगते जाते हैं, सीन बदलते जाते हैं, आर्टिस्ट दूसरे आते हैं। तो यहाँ आर्टिस्ट अब आएंगे लॉ वाले, और वो रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट है ना, और फिर बाद में चार्टर एक्ट, और वो 1893, 1793, 1813, 1833, 1853, और 1853 के बाद तो आप जानते हैं, अब मैंने 1857 करा दिया अभी, तो हम लोगों ने अभी देखा कि 1857 हुआ था। तो यहाँ पर फिर आता है 1861 में इंडियन काउंसिल एक्ट, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। मुझे ये भी लौट के लाना पड़ा ना सब चीज़ों को, तो पूरा आपको समझाने के लिए, मॉडर्न हिस्ट्री समझाने के लिए यहाँ पर 1861 का काउंसिल एक्ट है। और अब जो होगा वो सीधा जो है कांग्रेस की स्थापना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसके बीच में करीब 200 साल तक एक और चीज़ चलती रही, बहुत बड़ा ध्यान लोगों का नहीं गया, लेकिन बहुत सारे आदिवासी उठ खड़े हुए अपने जंगल के अधिकारों को लेकर के, क्योंकि अंग्रेजों ने रेलवे को बिछाने के उसमें और तमाम प्रकार की विकास योजनाओं की बहाने जंगलों पे अधिकार करना शुरू कर दिया। और जो जंगल में रहने वाली जनजातियां थी, ट्राइब्स थी, वो अपने आप को डरा हुआ महसूस करने लगी, किसी दिन हम लोग बेदखल कर दिए जाएंगे जल जंगल जमीन से। तो उस समय में जो विद्रोह हुए आदिवासियों के, वो काफ़ी बड़े बड़े विद्रोह भी हुए हैं, जिसमें बिरसा मुंडा वाला भी है, कोल विद्रोह भी है, संथाल विद्रोह भी है, भील विद्रोह भी है, और किसानों के विद्रोह, क्योंकि किसानों पे जब ज़बरदस्ती टैक्स लगाया, कहीं नील विद्रोह हुए, नील की खेती करवाई जा रही थी। तमाम जो ये चीज़ें होने लगी, उसकी वजह से किसान भी उठ खड़े हुए, खेतिहर मजदूर भी उठ खड़े हुए कई जगहों पर, कई जगह जागीरदारों ने विद्रोह किया, और कई आदिवासियों का विद्रोह। तो आपको यहाँ हम जब पढ़ाएंगे तब एक आदिवासियों के विद्रोह की सीरीज़, किसानों के विद्रोह की सीरीज़ इसी दौरान हम लोग देखेंगे। तो एक ये अलग सीन है जो जंगलों में चल रहा था, खेतों में चल रहा था, गाँवों में चल रहा था, ग्रामीण क्षेत्रों में खास करके। और शहरी क्षेत्रों में कुछ वर्कर्स तो लेबर यूनियन बन रहे थे और लेबर मूवमेंट शुरू हुए। तो श्रम सुधार, फैक्ट्री एक्ट, जैसे जैसे अंग्रेज़ों ने मजदूरों के ऊपर थोड़ा शिकंजा कसा और उनसे ज़्यादा काम लेने की कोशिश की, तो फिर फैक्ट्री रिफॉर्म आने लगे और फैक्ट्री अधिनियम आने लगे, तो फैक्ट्री एक्ट। और इसी बीच में एक और क्रांति हुई, संचार क्रांति, समाचार पत्रों का विकास। तो हम लोग समाचार पत्रों का विकास देखेंगे जब हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि समाचार पत्रों के विकास में छापाखाना बहुत इंपॉर्टेंट था। प्रिंटिंग प्रेस पुर्तगाली लेके आए, बंगाल गजट पहला समाचार पत्र था, मध्य प्रदेश का पहला अखबार ग्वालियर अखबार माना जाता है। और ये जो पेपर थे, ये कई जगह पर क्रांति का कारण बन रहे थे, क्योंकि पैम्पलेट का स्थान ले रहे। उसके पहले एक एक पेज के पैम्पलेट छपते थे, बाद में 2-2, 3-3 पेज वाले, 1 पेज वाले अखबार छपने लगे। कई वीकली थे, कोई मंथली थे, कोई फोर्टनाइटली थे, कोई डेली था।
तो दिल्ली वाला तो बड़ा चैलेंजिंग था, तो वो वर्नाकुलर लैंग्वेज में था, तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट और ये सब यहाँ आएंगे। तो हम लोग समाचार पत्रों का विकास देखेंगे। चार्ल्स मेटकॉफ भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है, तो मेटकॉफ को मुक्तिदाता बोलते हैं। रिपन को दयालु रिपन हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसने लिटन के प्रयासों का उल्टा कर दिया था। इस बीच में हमारे कुछ लोग जुडिशरी में जाने लगे थे, तो इल्बर्ट बिल। इस बीच में अभी हम सोशो रिलीजियस रेनेसां की बात भी करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री में, कि सोशो रिलीजियस रेनेसां वो एक बिल्कुल डिफरेंट सीन है जिसमें हम लोग सामाजिक और धार्मिक रूप से सुधार करेंगे। तो आज का जो ये लेक्चर है ये आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये पूरा हम लोग 1947 तक कैसे पहुँचे उसकी एक शॉर्ट स्टोरी है, और इसके लिए आपको जो मटेरियल इकट्ठा करना है, पढ़ने के लिए पैरेलल आप मेरे साथ पढ़ते चले जाइए। 1 महीने में हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री ख़त्म कर देंगे और प्री और मेंस के किसी भी प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने की स्थिति में रहेंगे, बशर्ते आप मेरे गाइडेंस में होमवर्क करें। तो आज जो मैं होमवर्क दूंगा आपको, तो वो ये है कि अभी तो आज तो नहीं, कल से होमवर्क मिलेगा आपको, लेकिन आज इस स्टोरी पे ध्यान दीजिएगा। तो सोशो रिलीजियस रेनेसां में हम सब तमाम प्रकार के सुधारकों की बात करेंगे जो हमारे यहाँ शिक्षा का सुधार कर रहे थे, महिलाओं की स्थिति में सुधार कर रहे थे, सती प्रथा के ऊपर काम कर रहे थे। और जब आप सती प्रथा को रोकते हो तो एक प्रश्न खड़ा होता है कि फिर उस महिला का होगा क्या? तो विधवा पुनर्विवाह, क्योंकि जो विधवा हो गई है उसी को तो आप सती करने वाले थे। सती से यदि आपने रोक दिया तो फिर आपको उसका उपाय भी बताना होगा। तो उपाय बताया गया कि विधवा का पुनर्विवाह होगा। कई जगह शिशु हत्या होती है, बाल हत्या होती है, उसको रोका गया। महिलाओं की शिक्षा पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं था भारतीय उसमें, और उसका कारण मुगल काल भी था या हमारे यहाँ के मुस्लिम आक्रमण भी थे, क्योंकि जब हम वैदिक पीरियड में बोलते हैं तो वहाँ तो विदुषी महिलाएं हमको मिलती हैं। इसका मतलब है कि महिलाएं पढ़ती लिखती थी हमारे यहाँ, ऐसा नहीं है कि महिलाओं को पढ़ाया नहीं जाता था। लेकिन जब मिडिवल में जब हम आक्रमण देख रहे थे तो महिलाओं की सुरक्षा एक बहुत बड़ी चुनौती थी, बहुत बड़ा मुद्दा था। तो ऐसे समय में उनको वंचित करना, और फिर कई लोगों को लगा कि महिला अकेली रहेगी, विधवा रहेगी तो इसका शोषण होगा, इसको कोई भी उठा ले जाए, इसकी सुरक्षा करे, इसके पुत्र भी नहीं है मान लिया जाए, और इसका पति भी चला गया पिता के यहाँ से, तो ये आ गई है, तो फिर तो उसको साथ में ही जला दो ताकि टेंशन न रहे। तो उसको जलाने भी लग गए थे, तो हत्या हो गई। तो ये गलत कुछ प्रथाएं आ गई थी, और जातिवाद जो था वो और क्रूरतम रूप ले चुका था। तो सामाजिक सुधार भारत के इतिहास में बहुत ज़रूरी हो गया था, और धर्म का स्वरूप भी जो है वो केवल एक धर्म जाति के प्रति रह गया था, और कुछ लोग जो है केवल उनके टैक्स दान दक्षिणा देने के लिए हो गए थे, लेकिन शूद्रों को पूरी तरह से वंचित कर दिया गया था। तो बहुत सारे लोग धार्मिक सुधारों में आर्य समाज के माध्यम से जाति प्रथा को मिटाने के ऊपर चले, रामकृष्ण मिशन, और खुद स्वामी विवेकानंद जो है वो जाति प्रथा मिटाना चाह रहे हैं। तो राष्ट्र को स्वतंत्रता संघर्ष के लिए तैयार करने में सोशल रिलीजियस रेनेसां का अपना एक कंट्रीब्यूशन है। उन्होंने बहुत अच्छे से भारत को तैयार किया, भारत के लोगों को तैयार किया कि हम कैसे सामाजिक सांस्कृतिक आधार देकर के भारत के लोगों को अंग्रेज़ों के खिलाफ या विदेशी शक्तियों के खिलाफ कैसे खड़ा कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम अंदर से कमज़ोर होंगे, टूटे टूटे से होंगे, धर्म अगर अंधविश्वासों से झगड़ा होगा, रूढ़ियाँ होंगी, और लोग यदि सामाजिक रूप से अगर इतनी दूरी महसूस करेंगे तो फिर वो बिलोंगिंगनेस नहीं आएगी, भाईचारा तो कतई नहीं आ सकता। तो फिर ऐसे कमज़ोर टूटे फूटे लोगों को, क्योंकि ईस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल वाला आपने देखा, करजन ने तो उसी आधार पे कर दिया था। बंगाल विभाजन जो किया था उसका कारण ही यही था। अंग्रेजों ने ये भी समझ लिया था कि कांग्रेस तो बन गई है, लेकिन कांग्रेस में 2 गुट हो गए हैं, मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट। और मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट जो थे वो दोनों कभी एक नहीं हो सकते थे। और बाल गंगाधर तिलक एक्सट्रीमिस्ट का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल थे, गोपाल कृष्ण गोखले मॉडरेट्स का बहुत अच्छा एग्जाम्पल थे। तो ऐसा एक शर्त थी कांग्रेस में कि जहाँ पर भी अधिवेशन होगा, सेशन जहाँ पे भी रखा जाएगा, जिस भी प्रांत में, प्रोविंस में, तो वो प्रोविंस में जहाँ अधिवेशन रखा जाएगा वहाँ पर वो व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ेगा, अध्यक्ष का चुनाव नहीं लड़ेगा। तो 1907 में क्या हुआ कि नागपुर में अधिवेशन होना था, और तिलक जो है वो कांग्रेस के अध्यक्ष का चुनाव लड़ने वाले थे, और तिलक बन भी जाते, बहुत पॉपुलर थे बाल गंगाधर तिलक।
लेकिन अंदर से कुछ गड़बड़ हुआ कि कांग्रेस का जो अधिवेशन था वो शिफ्ट कर दिया गया सूरत में, और कांग्रेस का अधिवेशन जो नागपुर में होने वाला था वो सेंट्रल प्रोविंस का पार्ट था, बरार सेंट्रल प्रोविंस मध्य प्रदेश का हिस्सा था। उस समय में विदर्भ जो था वो मध्य प्रदेश में आता था, एक तरह से नागपुर स्पेशली। तो प्रांत जो है वो दूसरा था, जबकि बाल गंगाधर तिलक जो थे वो बॉम्बे से थे एक तरह से, और बॉम्बे प्रोविंस से थे। बॉम्बे प्रोविंस में सूरत भी था, क्योंकि गुजरात अलग नहीं था तब, बॉम्बे स्टेट में ही था, और पूना भी उसी में था। तो कुल मिलाकर के कोंकण वाला जो क्षेत्र था वो बॉम्बे वाला क्षेत्र था। और तो ये चालबाजी हुई, जो भी हुआ, कांग्रेस के कुछ लोगों ने डिसाइड किया कि नहीं, अगला अधिवेशन हम नागपुर में ना करके, जब उनको लगा बाल गंगाधर तिलक के लोग जो है वो करेंगे गड़बड़, तो उन्होंने उसको सीधा जो है वो सूरत में कर दिया। और सूरत में करके वहाँ अपने आप बाल गंगाधर तिलक जो है वो बाहर हो गए, लेकिन उनके लोगों ने विद्रोह किया। वहाँ जूते चप्पल लाठी और कुर्सियाँ उर्सियाँ सब तोड़ी गई, और मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट भिड़ लिए। अंग्रेज यही चाहते थे, आपस में भिड़ लिए, और रास बिहारी घोष को उन्होंने मॉडरेट्स की तरफ से वहाँ पर उतारा, और वो चुन भी लिए गए। तो अब मौका बहुत अच्छा था कांग्रेस के अगेंस्ट काम करने का। अंग्रेजों को लगा था कि हमने डफरीन और एओ ह्यूम से बनवा तो लिया है, सॉरी, तो ये हमने बनवा तो लिया है, लेकिन कांग्रेस बड़ी सरदर्द बनती जा रही धीरे धीरे। करजन ने ही बोल दिया था, हमने बहुत खतरनाक चीज़ पाल ली है। ये क्या पाल लिया? और कांग्रेस जो है, करजन तो बहुत ही खिलाफ था। तो साथ के बाद में फिर उनको लगा कि अच्छा, तो उन्होंने थोड़ा सा अपीजमेंट करना शुरू किया, तुष्टीकरण का सिद्धांत किया, और जो मॉडरेट्स थे उनको सपोर्ट करना शुरू किया। तो मॉडरेट्स जो थे उन्होंने कहा कि मतलब हम तो रिक्वेस्ट करेंगे, हम तो पिटिशन डालेंगे, हम जो है कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके इस्तेमाल करेंगे, और प्रेयर करेंगे, प्रार्थना, अनुनय विनय है ना, रिक्वेस्ट करेंगे, प्रार्थना करेंगे, प्रेयर करेंगे, और इस तरह से हम अधिकारों को हासिल करेंगे और कॉन्स्टिट्यूशन को मजबूत करेंगे। तो उन्होंने कहा ये बेस्ट है, शांतिपूर्ण तरीका ये बेस्ट है। और जो एक्सट्रीमिस्ट थे उनको टारगेट करना शुरू किया, और उन्होंने मांडले जेल भेज दिया बाल गंगाधर तिलक को। तो जब वो लौटे थे तो फिर होम रूल में लौटे थे। इस बीच में मुस्लिम लीग का होता है। तो जब आप सोशो रिलीजियस रेनेसां देखोगे तो उस रेनेसां में एक आदमी निकल करके आते हैं, सर सैयद अहमद खां, और उन्होंने जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाई थी, जिसको अलीगढ़ आंदोलन बोलते हैं, वो आंदोलन फिर बाद में एक तरह से पाकिस्तान के रूप में तैयार होता है। बाद में वो मुस्लिम लीग का उदय होता है, 1906 में मुस्लिम लीग बना, और फिर लीग और दो कांग्रेस, दो एक तरह का पावर सेंटर बन गए थे। एक मुसलमानों का हो गया था, एक हिंदुओं का हो गया था, क्योंकि मुस्लिम लीग में तो हिंदू नहीं थे। हाँ, कांग्रेस में मुसलमान भी थे, लेकिन मुस्लिम लीग में तो हिंदू नहीं थे। तो मुसलमानों की स्पेशल एक तरह की पॉलिटिकल पार्टी हो गई थी। और फिर फूट डालो राज करो आया 1909, यानी मार्ले मिंटो, उन्होंने एक तरह से मुसलमानों की जो पृथक सांप्रदायिक मताधिकार वाली जो डिमांड है वो मान ली। और उसके बाद फिर 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। लेकिन उसके बीच के घटनाक्रमों में आपको गांधी मिलेंगे, साउथ अफ्रीका से वो आ जाते हैं 9 जनवरी 1915 को, और गोपाल कृष्ण गोखले की सलाह पे भारत भ्रमण करते हैं। और उसके बाद फिर वही चंपारण और खेड़ा और अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। फिर गांधी के 3 बड़े आंदोलन पूरी तरह से छाए रहते हैं भारत के स्वतंत्रता संघर्ष पे। और इस बीच में क्रांतिकारियों का एक बहुत बड़ा समूह जो है वो अलग अलग जगह पर विद्रोह करता रहता है, और विद्रोह सशस्त्र होते हैं और हिंसक होते हैं, और गांधी के तरीकों से अलग थे। इसलिए गांधी और जो गांधी के मानने वाले लोग हैं वो उन तरीकों से राजी नहीं होते थे। ऐसे में हम भगत सिंह को खोते हैं, ऐसे में चंद्रशेखर आज़ाद को खोते हैं, राम प्रसाद बिस्मिल को खोते हैं, खुदीराम बोस को खोते हैं। तो हम बहुत सारे युवा क्रांतिकारियों को इस जोश में खोते हैं, क्योंकि उन्होंने किसी न किसी रूप में हिंसा का सहारा लिया, और अंग्रेज उनको दमन करने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन हमारे युवाओं के प्रेरणा स्रोत वो आज भी हैं। और एक व्यक्ति जो कांग्रेस से निकल के जाते हैं और बहुत पावरफुल बनते हैं, वो हैं सुभाष चंद्र बोस। जनरली कांग्रेस से निकल करके जा करके पावरफुल बनना बहुत मुश्किल काम था, लेकिन सुभाष चंद्र बोस वो अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन थे, वो खुद ही एक सत्ता थे, वो खुद ही एक केंद्र थे।
और उन्होंने विदेशों में जाकर के लोगों को, अपने लोग जो 1857 की क्रांति से, खास करके फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो अंग्रेज़ों की तरफ से गए थे और अलग अलग जगहों पर कैद कर लिए गए थे, उन सब लोगों को छुड़वाते हैं। देखो अंग्रेज़ों की वजह से तुम जेल आ गए, और वो बनाते हैं आज़ाद हिंद फौज, उन लोगों को मिला करके। ऐसे सारे लोगों को जो अंग्रेज़ों की वजह से जेल पहुंचे थे दूसरे लोगों में, उन सब से आज़ाद हिंद फौज का निर्माण होता है। और अंग्रेज़ों के ही विरुद्ध उन्हीं के द्वारा सिखाए गए, वो ट्रेनिंग तो उनकी अंग्रेज़ों ने की थी, फौज की ट्रेनिंग, और उनको अंदरूनी चीज़ें भी पता थी क्योंकि वो अंग्रेज़ों की फौज में काम कर। हालांकि अंग्रेज़ों ने 1857 के बाद भारतीय सैनिकों को कुछ चीज़ें समझाना या लीक करना कम कर दिया था, है ना। पावर डेलीगेशन उनका केवल अंग्रेज ऑफिसर्स तक ही था। लेकिन ये जो पूरा है ये 1947 तक जाता है। इसी बीच में आपका कानून का विकास भी हम लोग देखेंगे, है ना। और इस तरह से 15 अगस्त 1947 को तमाम प्रयासों के बाद अंग्रेज ये देश छोड़ करके जाते हैं। तो ये शॉर्ट स्टोरी है मॉडर्न हिस्ट्री की, बहुत ही शॉर्ट में मैंने सारे जो जितने अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, महिलाओं का योगदान, किसानों का योगदान, कम्युनिस्ट लोगों का योगदान, फॉरवर्ड ब्लॉक बनता है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन फिर भी इसी बीच में शिक्षा का विकास, वुड्स डिस्पे, सेटलर आयोग, बटलर कमीशन और विश्वविद्यालय अधिनियम और वर्नाकुलर लैंग्वेज में शिक्षा देना, और ख़ास करके क्लाइव के, इसी बीच में रेलवे का विकास है, इसी बीच में पत्राचार का विकास है। अभी बीच में आया था कि पत्राचार का विकास अंग्रेज़ों ने किया, तो अश्विनी वैष्णव जो हमारे यहाँ मिनिस्टर हैं, तो वो लोगों का ज्ञान बढ़ा रहे थे कि मौर्याज में, मौर्य के टाइम में, मौर्य साम्राज्य में, अशोक के समय में हम लोग पत्राचार करते थे। तो ऐसा नहीं है कि पत्राचार जो अंग्रेजी लेके आए हैं, कॉरेस्पोंडेंस उस समय में भी था हमारा, लोग जाते थे विदेशों तक, पत्र जाते थे, लेटर जाते थे। अशोक के लेटर कहाँ कहाँ गए हैं, तो इसका मतलब है कि, और संदेश लेके तो उसने अपने बच्चे बच्ची को भेज दिया था। महेंद्र और संघमित्रा बौद्ध धर्म को बिना संदेश के कैसे फैला पाते। तो पत्राचार का स्वरूप जो है केवल लेटर या पोस्ट कार्ड ही नहीं होता, दरअसल पत्राचार बहुत पहले था। लेकिन फिर भी जब हम यूपीएससी का क्वेश्चन देखते हैं तो बोलते हैं कि फाउंडर ऑफ मॉडर्न इंडिया, जब हम बोलते हैं आधुनिक भारत का निर्माता डलहौजी को माना जाता है, तो हम बहुत सारी बातें उनके बारे में लिखते हैं। तो अब हम एक एक सेक्शन को बहुत अच्छे से कल से करेंगे, और बट शॉर्ट स्टोरी मुझे लगता है आपको ठीक लगी होगी और इसके बाद आपका इंटरेस्ट जगेगा। चलिए शांति पाठ। ओम द्यौ शांति अंतरिक्ष गुम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टासु शांतिर्भवतु। बोले गायत्री माता की, परम पूज्य गुरुदेव की, परम वंदनीय माता जी की। हम सुधरेंगे, हम बदलेंगे, एक बनेंगे। जन्म जहाँ पर, अन्न जहाँ का, जान यहाँ से, वह है प्यारा। देश की रक्षा कौन करेगा। मानव मात्र, नर और नारी, जाति वंश सब भारत माता की, भारतीय संस्कृति की